पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी। मांगू रब से अच्छा परसेंट, ये बच्चों जिन बंदगी। जुनू मेरा तुम्हें पढ़ाना, टॉप कराना, रैंक बनाना, यही है जिंदगी। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण जो आप लोगों के साइंस के हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। और डियर से टोटल जो प्रश्न है उसमें 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों की श्रृंखला की बात की जाएगी आप लोगों से। और जिन भी प्रश्नों को शामिल किया गया सब एक से बढ़कर एक है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और टोटल जो है लगभग आप लोग को एकदम जो है 80 प्रश्नों का पूरा आपका एकदम चलेगा ये सेशन। और ड्यूरेशन से यदि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और इसमें जो शामिल किए गए हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मतलब तीनों का जो क्लास 10th का साइंस के यानी कक्षा 10 के वे विद्यार्थी जो कि साइंस लिए हुए हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। क्योंकि खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला मिलने वाली है। यदि इतना प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यहाँ से लाभ मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, पहला आप लोग का प्रश्न क्या है यहाँ बहुविकल्पी का। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कदर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स ये मुख्यतः इनमें से सभी प्राप्त होता है, यानी पीपल में भी, पीला कदर में भी और बरगद में भी। तो इसका मतलब लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? इनमें से सभी। जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत, देखिए यूरिया का फॉर्मूला जो होता है NH2CONH2, ठीक है। तो यूरिया जो उसमें होता है ना NH2CO NH2, तो यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक है ना। तो यहाँ पर कहा गया कि मानव मूत्र में जो यूरिया की प्रतिशत मात्रा है वो 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2% होता है। यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2% होता है, ठीक है। भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो गर्भाशय में होता है। तीसरे का सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में यहाँ पर आगे। यहाँ पर देखिए कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। 14 देखिए आप लोग का ये भौतिकी से प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो चौथे का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। निकट का मतलब दूर का नहीं दिखता है, दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष इसका जस्ट अपोजिट समझिएगा। दूर दृष्टि दोष को, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग। तो यहाँ अवतल जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की ओर जब पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो देखिए ये डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर में हम लोग इसे देखते हैं। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। क्या होता है? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर जो होता है 1 किलोवाट घंटा होता है। सातवें पॉइंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल जो होता है वो न्यूनतम कहाँ पर होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में? तो देखिए प्रकाश का जो चाल होता है वो न्यूनतम कहाँ पर होता है? कांच में न्यूनतम होता है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आठवां मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्टेंस। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस आठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। यानी किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक लिया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अब रसायन विज्ञान से। यहाँ पर कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। नवा देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो नवे प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथिल एल्कोहल, C2H5OH, ठीक है ना। C2H5OH इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो आयोडीन को इसी में घोल दिया जाएगा तो क्या हो जाता है? वो टिंचर आयोडीन बन जाता है, ठीक है ना। 10वें पॉइंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो डालडा में उपस्थित वास अम्ल किस प्रकृति का होता है? प्रश्न ध्यान सुनिए। डालडा में उपस्थित वो जो वास होता है, वास अम्ल किस प्रकृति का होता है? संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है, आंशिक संतृप्त होता है या फिर अति संतृप्त होता है?
तो देखिए ये संतृप्त होता है, ठीक है ना, सेचुरेटेड होता है, ठीक है ना, सेचुरेटेड। तो 10वें का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर रेडिएशंस आगे और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या है? देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन के बारे में अगर बात की जाए, प्रोप क्या, एथ मेथ प्रोप, यानी 3 कार्बन होता है तो प्रोप ऑफ नोन। नोन का मतलब यानी प्रीफिक्स और सफिक्स। तो सफिक्स किसका, ऑन होता है, ऑन सफिक्स की बात हो रही है, प्रीफिक्स की नहीं, सफिक्स। तो ऑन जो होता है वो कीटोन का होता है, किसका होता है डिस्टेंस, कीटोन का। तो ये देखिए ऑन इसी का होता है, तो ये कीटोन ग्रुप हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इथिलीन है 12वां प्रश्न जो हो जाएगा यहाँ पर, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एथिलीन क्या है, पैराफीन है, ओलिफिन है, एल्केन है, या फिर जो एल्काइन है, ठीक है। 12वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए क्या है ये एथिलीन? तो ये है ओलिफिन है, क्या है, ओलिफिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर, कौन इनमें से जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ये बायोगैस हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो देखिए दोस्तों, जो बायोगैस होता है वो क्या होता है मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? ये आपका 14वां प्रश्न संख्या हो जाएगा, 14वां। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? ये 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं बांध का जो उद्देश्य होता है वो छोटा मोटा उद्देश्य तो होता नहीं है भाई, बड़े उद्देश्य से ये स्टार्ट किया जाता है। 15वें प्रश्न की ओर जब देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? 15वां प्रश्न देखिए बहुत ही पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? देखिए दोस्तों ये हो जाएगा एफ आपका, फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन जो होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, क्योंकि भाई ये अधातु में आ जाएगा आपका, आप लोगों का नॉन मेटल में हो जाएगा। और ये सोडियम में देखिए ए 1+ हो जाता है, ये एक आसानी दे सकता है, ये भी 2+ आसानी दे सकता है, Fe पर देखिए ये भी आसानी से, तो भाई मेटल है ये। तो लेकिन ये देखिए फ्लोरीन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये 15वें का आपका बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें से किसमें अधिक होती है? ये हम लोग का प्रश्न है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? ठीक है दोस्तों, तो 16वें प्रश्न में हम जब बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए फास्फोरस जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कमरे के ताप पर देखा जाए तो ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है? ये आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 17। पारा हो गया, तांबा हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ब्रोमीन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 17वें का सी। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया की देखिए बात हो रही है, एकल विस्थापन अभिक्रिया की। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट हो गया और कॉपर, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। देखिए आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा प्रश्न है। तो 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 7 आवर्त होते हैं, ठीक है ना। तो आवर्तों की संख्या टोटल कितनी होती है? 7 आवर्त। तो 19वें का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है? समावयवी संभव है 20वें प्रश्न का। तो देखिए 20वें का विकल्प नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा 3, ठीक है ना। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में देखिए दही की बात हो रही है, दही बताइए जो जल्दी से, कौन सा अम्ल होता है? ड्यूसेंस। 21वें का हो जाएगा आपका सीधा सीधा कौन हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टोमीटर से इसकी शुद्धता भी नापते हैं ना, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल होता है? देखिए दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से। तो यहाँ पर देखिए दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। नाम देखिए मैचिंग कर रहा है, कुछ चीजों को जब मैचिंग करा के आप पढ़ते हैं डिस्टेंस तो बहुत ही चीजें अच्छी हो जाती हैं। डिस्टेंस यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के मेयर। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो डिस्टेंस खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। बोर्ड एग्जामिनेशन आपके एकदम सर पर है डिस्टेंस। आप लोग अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, रेगुलरली कंटिन्यूस तैयारी करिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। और विद्यालय में अगर आपका रेगुलरली चल रहा है तो आप विद्यालय जाइए, नहीं तो विद्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पर स्टडी अपनी जम के कीजिए। ये दिसंबर का महीना निकल गया तो समझ लीजिए आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी का पूरा महीना आप खो देंगे, क्योंकि जनवरी में आपका हो रहेगा प्री बोर्ड, उसके बाद तुरंत आपका आ जाएगा बोर्ड। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा?
22वां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 22वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, किसे रखते हैं? सोडियम को, यानी Na को जो होता है वो किसमें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे क्वेश्चंस और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23वें इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए ये आपका रसायन से है 23वां प्रश्न। तो यहाँ पर विकल्प क्या है? Al4C3। Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 23। एथेन, मेथेन, एल्काइन, एल्कीन। तो दोस्तों देखिए यहाँ बनता है ये मेथेन आप लोगों का, ठीक है ना। तो 23वें का बीज होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, देखिए एयू डिस्टेंस, ठीक है ना। एयू एजी, देखिए एयू होता है ना। देखिए कापर सिल्वर गोल्ड, कापर सिल्वर गोल्ड की जब देखिए सिल्वर गोल्ड की बात होती है तो ये अम्लराज, अम्लराज में जानते हैं आप लोग की जो होता है वो बनाते जब हम लोग है कि नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और HCl को जब एक समय 3 के अनुपात में लेकर जब बनाते हैं तो देखिए वहां पर ये चीजें घुलती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो सीधा सीधा प्रश्न से बताइए 25वें का विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? सीधा सीधा हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। तो 25वें का सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। प्रकृति में पृथ्वी का पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भाई जाहिर सी बात है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तो क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। देखा, कोयला, पानी, वायु, सूर्य का प्रकाश। तो 26वें का विकल्प नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें प्रश्न की ओर देखें। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम एडिसन डार्विन है। यानी 27वें का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28वें प्रश्न की ओर। देखिए 28वां हम लोग का प्रश्न क्या है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये आपका प्रश्न संख्या कौन है? 28 है, और 28 का विकल्प नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि देखिए O2 ऑक्सीजन गैस हो गया, देखिए O3 यही होता है, ये होता है ओजोन गैस का फॉर्मूला, यही ना होता है O3। ठीक है, तो ये आपका नहीं, अब परमाणु की संख्या कितनी होगी? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है? देखिए 29वां प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 29। तो 29 प्रश्न में देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसी में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य रूप से जो क्रियाकलाप होता है वो होता है। परिशेषिका हिस्सा है। तीसवां देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा आप लोग का? परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, या फिर जनन तंत्र का। तो आहार तंत्र का इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। देखिए 31वां हम लोग का प्रश्न क्या है? 30 प्रश्न हो चुके हैं आप लोगों को ऑलरेडी। इन प्रश्नों को देखिए अभी कंटिन्यूअस, अभी हम लोग का जो टोटल सीरीज है वो लगभग 80 प्रश्न है। तो 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो होगा मांसाहारी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 31वें का बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? घास हो गया, पुष्प तथा चमड़ा, ये हो गया विकल्प नंबर बी, सी और डी हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर देखिए ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी घास, पुष्प तथा चमड़ा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। चलिए बढ़ते हैं लोग यहाँ पर 33वें प्रश्न की ओर। 33वां निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? प्रश्न को ध्यान सुनिए, 33वां प्रश्न है हम लोग का। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी लोगों का ग्रेफाइट। ठीक है, 33 का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 34 प्रश्न की ओर। बैटरी का अम्ल कौन है? तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, सांद्र H2SO4 होता है। क्या होता है? सांद्र H2SO4 जो होता है वो बैटरी का अम्ल होता है। 35वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम, देखिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो होता है वो कली चूना का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? देखिए NaCl प्लस NaCl प्लस KiO3। तो देखिए दोस्तों ये दोनों ही है, यानी ए और बी दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी पोटेशियम सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, उसके साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड, और यहाँ देखिए पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पर देखिए KiO3। तो ये दोनों के दोनों जो है वो आयोडीन युक्त नमक है। तो 36वें का विकल्प नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, हर बार बोर्ड में आने वाला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, बार बार पूछता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध अर्ध हाइड्रेट ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो कहा था ना, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या आपके यहाँ पर जो 38 है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल जो है वो किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक है, संश्लेषित है, या फिर गंधी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गंधी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला। ये 39 जो प्रश्न है वो बार बार पूछा जाता है। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन है? तो 39वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस वो हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ठीक है ना, ये देखिए ब्यूटेन जो होता है वो प्रमुख घटक होता है, यानी कार्बन को चार जब चार जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड के साथ तो वहां पर हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ब्यूट और सिंगल सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, एथ में प्रो ब्यूटेन हो जाएगा। 40वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो 40वां जो है C60 फुलरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? नाशपाती की तरह, फुटबॉल की तरह, डमरू की तरह, या फिर चतुष्फल की? तो 40वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वो हो जाएगा आप लोग का बी, विकल्प नंबर बी। तो फुटबॉल के आकार का ये होता है, ठीक है ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य अगर एडिशन तो उसमें कितने दांत होते हैं? तो यहाँ पर जो होगा 32 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है? हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी? तो 42वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया जो होता है डिस्टेंस वो किस कौन सा जीव है उसका श्वसन अंग है? तो देखिए ये जो काकरोच जो होता है ट्रैकिया से ही वो श्वसन का कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। एक बार तो सोचा कि आप लोग के लिए अब दूसरी बार ये सेशन लाए, लेकिन अब क्या एक जैसा रहता है आप लोग कंटेंट थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा ही होगा डिस्टेंस। अब आप लोग आधे घंटे 1 घंटे 45 मिनट से पढ़ने से भागिए मत, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंटेंट चल रहा है डिस्टेंस, तो पूरी श्रृंखला को देख लीजिए एक बार अच्छे से आप लोग, और इसे तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 44 की ओर। 44 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए दोस्तों भोजन का जो पकना होता है वो मुख्य रूप से उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन उसे हम लोग कहते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है वो क्या कहलाता है? ये प्रश्न है हम लोग का, ठीक है ना। तो 45वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बीजांड। यानी पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है उसे हम लोग बीजांड कहते हैं। 46वां देखिए प्रश्न क्या, एक स्त्री में कौन से लिंग और गुणसूत्र मिलते हैं? ठीक है दोस्तों, ये आपका 46वां प्रश्न हो जाएगा। तो एक्स एक्स, ठीक है ना, एक्स एक्स जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है किसमें? स्त्री में। जबकि पुरुष के बारे में बात करें तो एक्स वाई होता है, ठीक है ना। मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल, अमरबेल। तो 47वें प्रश्न का देखिए दोस्तों, क्या पूछा प्रश्न, मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है? तो 47वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, गोबर छत्ता जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ प्रश्न संख्या आपकी 48 की ओर। देखिए 48वां प्रश्न कौन सा है? 48वां प्रश्न, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी? तो देखिए 48वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भीतरी। 49वां प्रश्न कौन सा है? निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, ये हम लोग का प्रश्न है। तो ये हार्मोन जो होते हैं उसे रासायनिक दूत कहा जाता है, ठीक है ना। जो भी हार्मोन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक दूत के रूप में कहते हैं। ये 49वां प्रश्न था, और 49 का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ इनमें से कौन है? रेजिन है, गोंद है, टैनिन है। देखिए दोस्तों इनमें से सभी जो होगा वो राइट हो जाएगा। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो रेजिन है, गोंद हो गया, टैनिन हो गया, तो ये उत्सर्जी पदार्थ है। तो इनमें सभी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न देखिए डिस्कशन बहुत ही पॉपुलर है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? डिस्कशन देखिए 4 होता है। दयानिल, आलिंद निलय, बायानिलय, है ना, ये गिनती ऐसे करते हैं हम लोग। निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और 52 का विकल्प नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, वृषण, ठीक है। कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो ये जो वृषण है उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्रंथि। तो 52वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 53 प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए डिस्कस आगे और देखते हैं 53 प्रश्न को। देखिए यहाँ पर जो है 53, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है।
पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो रंध्र होते हैं ना, रंध्र, रंध्र से होता है। यानी पौधे जब देखेंगे आप ना, तो उसमें अगर लेंस लेके देखेंगे तो पौधों के अंदर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रंध्र। तो गैसों का आदान प्रदान वो उन्हीं के माध्यम से करते हैं। 54वां प्रश्न देखिए हम लोग का क्या है, पुरुष हार्मोन्स है। 54वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए टेस्टोस्टेरॉन, देखिए टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो पुरुष हार्मोन होता है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया जो होती है डिस्टेंस वो किसमें पाई जाती है, ये हम लोग का प्रश्न है। तो ये पाया जाता है डिस्टेंस ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है ना, ईस्ट में ना। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, बाद में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कब होता है? भाई जाहिर सी बात है कि दिन में ही होगा, जब भी होगा, यानी सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी तो दिन में होगा। 56 का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 57वें प्रश्न की, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की आवर्धन, तो देखिए देखिए आवर्धन कब जब होगा तो ये मात्रक विहीन होता है। होता क्या, देखिए ऑब्जेक्ट की दूरी बटे इमेज की दूरी, ये ले लेते हैं हम लोग। तो ये जब दूरियां, यानी दोनों जो डिस्टेंस होता है वो मीटर मीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रहेगा, जिस भी मात्रक में रहेगा ऊपर भी वही मिलेगा नीचे भी मिलेगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 57वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है ना, इसीलिए यहाँ पर सी देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 58वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इन किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ये सीधा सीधा प्रश्न है, जो होता है वो किस तरीके से दिखाई देगा, वो काला दिखाई देता है, ठीक है ना। कैसा दिखाई देगा, काला। तो 58वें प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 59 प्रश्न की ओर। देखिए 59वां हम लोग का प्रश्न क्या है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं गोली दर्पण का द्वारक। उसे क्या कहते हैं हम लोग, गोली दर्पण का द्वारक के रूप में उसे याद करते हैं। 60वें प्रश्न का देखिए क्या है, कौन सा प्रश्न है दोस्तों, 60वां, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ये आपका प्रश्न संख्या कौन है, 60 है। 60 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, या तो समतल या तो उत्तल, ठीक है ना। बढ़ते हैं 61वें प्रश्न की ओर। अवतल अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऋणात्मक होता है, ठीक है दोस्तों। 62वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है, 62 है। 62 का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तल। कौन से दर्पण से, उत्तल दर्पण से, ठीक है ना। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, 63 हो जाएगा। नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखिए ऐसा होता है, तारों का टिमटिमाना जो होता है डिस्टेंस वो अपवर्तन की एक घटना है, ठीक है ना। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। 64वां का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 65वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 65वां का प्रश्न जो है, यहाँ पर ईंधन है, सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है, देखिए सीएनजी का प्रयोग भी होता है, एलपीजी का भी होता है, इनमें सभी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी का भी लोग यूज करते हैं। 66वें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम कोयला। तो देखिए जो दोनों होगा ए और बी दोनों ही करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब 67वें प्रश्न की ओर। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, या फिर क्षारीय होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो 67वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस यहाँ पर विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये अम्लीय होता है, ठीक है ना। 68वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एथेन का आणविक सूत्र जो है वो C2H6 है। इनमें इसमें जो सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है? ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए जो टोटल हो जाते हैं वो होते हैं कितने, 7, यानी 7 जो होते हैं सहसंयोजक बंध बनते हैं, ठीक है ना। बॉन्डिंग जब आप देखेंगे तो 6 तो कार्बन ले लिया, 6 तो कार्बन का सीधा सीधा दिख गया, और एक कार्बन का, 2 कार्बन के बीच में हो गया, तो सीधा सीधा आपका कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। बढ़ते हम लोग 69वें प्रश्न की ओर। देखिए 69वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस राइट आंसर हो जाएगा, और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 70वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? जाहिर सी बात है 1 वाला।
तो ये जो होगा वो सबसे खतरनाक अम्लीय होगा। 1 2 3 4। भाई 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 से नीचे होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। तो जितना कम होता जाएगा उतना ही तगड़ा होगा, तो 1 वाला तो ज्यादा खतरनाक, वो ज्यादा अम्लीय होगा। बढ़ते हम लोग 71वें प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, तो 76वें प्रश्न का विकल्प नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब 71वें प्रश्न की ओर उड़ते हैं। इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? ये आपका प्रश्न संख्या कौन है? 71। तो यहाँ पर देखिए इथाइन में सी, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन हो गया, कार्बन हो गया। अब कितना बॉन्ड? एक बॉन्ड, एक बॉन्ड हो जाएगा, दो बॉन्ड हो जाएगा और तीन बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए एथीन में क्या होता है? दो बॉन्ड होता है। एथेन में क्या होता है? एक बॉन्ड। एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखिए याद रखिएगा, इनका सामान्य सूत्र भी याद रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर है, पूछता जरूर है। 72वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? Sg, जेडियम, Cu, Al। ठीक है डिस्टेंस, तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा बताइए 72वें प्रश्न का? तो 72वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कापर। ठीक है ना, क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? तो कापर का ये, Cu से कापर, क्यूप्राइट ना, याद रखिएगा। 73वें प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 73वां हम लोग का प्रश्न क्या है? किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है? 73 हो जाएगा। और 73 का विकल्प नंबर जो होगा डिस्टेंस यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 73वें का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं 74वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ठीक है दोस्तों, तो 74वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर, देखिए यहाँ पर लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं, ये मतलब देखिए जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो 74वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 75वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ये आपका प्रश्न संख्या 75 हो जाएगा। तो ओम मीटर जो होता है डिस्टेंस, वो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। 75वें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 76वें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है? 76वां हो जाएगा। तो 76वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है डिस्टेंस, तो भौतिक राशि समान रहती है तो ये विद्युत धारा होता है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो भाई समान धारा उसमें बह रही है, भाई अलग अलग रास्ते तो अब तो धाराएं बढ़ जाती, लेकिन एक ही रास्ता है तो धारा क्या रहेगा? समान रहेगा। 77वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा है तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो होता है डिस्टेंस, 77वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 78वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस 78वां प्रश्न क्या है आपका? 78वां, एक पारदर्शी गोली कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या जो है 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? ये आपका प्रश्न संख्या 78 डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का अवतल लेंस की भांति। किसकी भांति काम करेगा वो? अवतल लेंस की भांति। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कोयला तथा पेट्रोलियम। 79 का जो विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए सेशन में लास्ट प्रश्न आ गया। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। तो 80वां प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस, जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करें, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसमें ये सभी के सभी गुण मिलेंगे, उसे हम लोग उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था ये आप लोगों का सेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 80 प्रश्नों का श्रृंखला आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बनाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक नंबर मैंने आप लोग को दे रखा है 950। ठीक है, इस नंबर को भी नोट कर लीजिएगा 950 690 690 285 285। ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मिल जाएगा 285 7।
तो इस नंबर पर जाके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इसमें से सब PDF वगैरह भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए। और देखिए दोस्तों, ज्वाइन बटन जो है डिजिटल चैनल पर मिल चुका है, तो ज्वाइन बटन को भी आप लोग ज्वाइन कर लिया करें। नेकी कर दरिया में डाल, तो कुछ चीज़ें जो होता है वो अपने तरीके से आप लोग को जरूर करते रहना चाहिए। तो डिस्कशन इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।